तो कैसे आप लोग होप सो आप फाइन होंगे। आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। यह है पार्ट 2 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को और भी बहुत कुछ। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट का लेवल। तो देखिए मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर सारे डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं और बॉटम लेवल के अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फोरमैन। अब देखते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। So, the top level management is the supreme authority for the management of an enterprise। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे बड़ा अथॉरिटी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर और इनके पास ही सबसे ज़्यादा पावर होता है। अब इनके अंदर आते कौन कौन है, वापिस से रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं और सीईओ आते हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम क्या क्या होता है, यानी इनके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला इनका काम है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, यानी कि बिजनेस के गोल्स डिसाइड करना। सेकंड, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं वही बिजनेस के ट्रस्टीज होते हैं। थर्ड, इनका क्या काम होता है, सीईओ को चूज करना और हायर ऑफिसर्स को चूज करना। फोर्थ, बजट बनाने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों का ही होता है। फिफ्थ, ये देखना कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है कि नहीं। एंड उनके बिजनेस में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा है उन सभी का इंटरेस्ट बना के रखना, यानी कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिले, ये सब देखना। ये सब काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। सिक्स्थ, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना। कैसे डिसीजन, स्ट्रैटेजिक। सेवेंथ, अगर बिजनेस के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे एनालाइज करके उसे हटाने का काम भी इन्हीं का होता है। एट, अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करना और फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाना। नाइन्थ, प्रॉफिट को बांटना, डिविडेंड को बांटना, रिजर्व फंड को बांटना और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ये सब काम भी कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही देखते हैं। टेंथ, रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, ये भी काम कौन करता है सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। सेकंड आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। यहाँ पर कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स। अब मैम इनका काम क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वालों की क्या क्या फंक्शंस होते हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला इनका ये काम है कि सीईओ ने इन्हें जो भी ऑर्डर दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसे फुलफिल करना। सेकंड, हर डिपार्टमेंट का बजट बना के देना, ये भी काम किसका होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। और एक बार बजट बन गया फिर उसे टॉप लेवल वालों को दिखाना। थर्ड, पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना ताकि बिजनेस इजीली अपने गोल्स अचीव कर ले, ये भी काम कौन करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले। फोर्थ, ऐसे ऐसे स्टेप्स लेना ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े, किसकी बढ़े, तो सारे डिपार्टमेंट्स की। फिफ्थ, ऐसे ऐसे काम करना कि हमारे एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेटेड रहे। सिक्स्थ, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ टच में रहना एंड कोऑर्डिनेशन बनाना, ये भी काम किसका होता है सर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। सेवेंथ, सारे डिवीजन के कामों को देखना, ये भी कौन करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले ही करते हैं। नाइन्थ, सारे डिपार्टमेंट के काम को सुपरवाइज करना, उन्हें इंफॉर्मेशन देना, उन्हें रास्ता दिखाना कि उन्हें किस हिसाब से काम करना है, ये भी कौन करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले। नाइन्थ, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसी लेने में हेल्प करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का सबसे नीचे वाला लेवल है। यहाँ पर कौन कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जॉबर्स होते हैं एंड फॉरमैन होते हैं। इस लेवल को हम बॉटम लेवल या फिर सुपरवाइजर लेवल भी कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी डिसीजन, जो भी पॉलिसी टॉप लेवल वाले बनाते हैं उसे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट यहाँ पर ही किया जाता है,
यानी कि बॉटम लेवल पर ही किया जाता है। इसीलिए बॉटम लेवल को हम फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब आता है कि बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट वालों का क्या क्या काम होता है, यानी कि एक सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है। सबसे पहला, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना। सेकंड, ये देखना कि सारे एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन बना रहे और वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। थर्ड, सभी डिपार्टमेंट के लिए रूटीन वर्क प्लान करके देना कि आप ये करोगे, आप ये करोगे। फोर्थ, ये देखना कि किसी एम्प्लॉयज को क्या ट्रांसफर की जरूरत है, या किसी एम्प्लॉय का क्या प्रमोशन करना है, या किसी को क्या ट्रेनिंग चाहिए। ये सब काम भी किसका होता है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। फिफ्थ, सारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स से जो कि मिडिल लेवल पे होते हैं, तो उनसे इंस्ट्रक्शन लेना, उनसे ऑर्डर लेना, उनसे प्रोग्राम लेना, ये सारा काम भी किसका होता है, बॉटम लेवल वालों का ही होता है। सिक्स्थ, ये देखना कि किसी मशीनरी को रिपेयरिंग की तो जरूरत नहीं है, ये सब भी काम होता है बॉटम लेवल वालों का। सेवेंथ, जिन जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिन जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वर्कर्स को, उन्हें वो लाकर देना। एट्थ, वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नाइन्थ, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने डिसीजन या पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी कौन करता है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले ही करते हैं। टेंथ, रिपोर्ट्स को फॉरवर्ड करना, यानी कि बॉटम लेवल पे क्या क्या काम हो रहे हैं, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय की कंप्लेंट है तो वो ऊपर तक लेके जाना, ये भी काम कौन करता है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग फंक्शन दिया है, लेकिन हम मानते हैं कुंज एंड ओडोनेल के फंक्शंस, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू स्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। प्लानिंग का मैं आपको जनरल मीनिंग बताऊं तो प्लान करना होता है। नाउ, प्लानिंग का रियल में मीनिंग क्या है कि ऐसे फैक्ट्स को सिलेक्ट करना ताकि फ्यूचर में आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके, और फिर आपको अपने फैक्ट्स और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बनाना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या सभी काम उसी हिसाब से हो रहे हैं या नहीं। प्लानिंग के अंदर ये देखा जाता है कि क्या काम होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, ये सारा काम देखा जाता है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि फ्यूचर को प्रेजेंट में ही देख लेना। और प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे फ्यूचर के रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कम हो जाते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स पाने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ये जो हमारा प्लानिंग है ना, ये बेस है बाकी सारे कामों के लिए। यानी कि सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग ही किया जाता है, फिर आगे जाके ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब किया जाता है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी among individuals working for the achievement of common objectives। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज के बीच में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना है, यानी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना है, ताकि वो लोग भी इजीली अब काम कर सके और आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। आपको क्या करना है, आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो सबसे पहले आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए अच्छे से। फिर अपने एम्प्लॉयज को बुला के आपको उन्हें पावर दे देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है, एंड उन्हें अच्छे से क्लियर कर देना है कि कौन क्या काम करने वाला है, कौन सुपरविजन का काम करने वाला है, किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब आपको पहले से क्लियर कर देना है। ये बात याद रखना, प्लानिंग है ना बिजनेस यूनिट का ब्रेन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा शरीर है। मैम क्या बोल रही हो? देखो एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर आप डिसीजन कहाँ लेते हो? दिमाग से लेते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? आपकी बॉडी करती है। वैसे ही प्लानिंग के अंदर आप खाली प्लान कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में।
थर्ड आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का जनरल मीनिंग ये है कि एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टाफ भी होगा, क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ नहीं होते वो तो एकदम स्केलेटन ही लगते हैं। अब आते हैं मेन बात पे। स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। यानी कि स्टाफिंग के अंदर क्या काम किया जाता है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है सही पोजीशन पे, सही टाइम पे, सही नंबर में और सही क्वालिफिकेशंस के साथ। यहाँ पर सिलेक्शन का काम किया जाता है, फिर ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है, ट्रांसफर का काम किया जाता है, प्रमोशन का काम किया जाता है, डिसमिस करने का काम किया जाता है, रिटायरमेंट का काम किया जाता है और एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को भी समझा जाता है, क्योंकि आपकी बिजनेस तब भी सक्सेस होगी जब आपके एम्प्लॉयज ठीक होंगे, क्योंकि वो हमारे एक असेट होते हैं। फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? सो डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को गाइड करना, उन्हें सही दिशा दिखाना, उन्हें सुपरवाइज करना, ताकि वो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले। देखिए, सबसे पहले बिजनेस के अंदर प्लानिंग किया जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, यानी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे दी जाती है। रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, मशीनरी खरीदी जाती है, उसके बाद स्टाफिंग किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट किया जाता है। उसके बाद डायरेक्टिंग किया जाता है, यानी कि डायरेक्शन दिखाया जाता है। अगर डायरेक्शन ही अच्छे से नहीं दिखाया गया तो बाकी सारा काम फेल हो जाता है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या काम होता है? एम्प्लॉयज को सही दिशा दिखाना, उन्हें सुपरवाइज करना, उन्हें ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, ये सारा काम किया जाता है डायरेक्टिंग में। नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? सिंपल सी बात है, कंट्रोल करना, उसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। बट डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमॉन्ग एफर्ट्स, रिजल्ट्स, रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस बनाना। ये मैनेजमेंट का लास्ट काम होता है। कंट्रोलिंग के अंदर ये देखा जाता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं। अब पहले कंट्रोलिंग को बहुत नेगेटिव लिया जाता था, मींस एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे तब के लोग, उन्हें पनिशमेंट देते थे अगर वो ठीक से काम नहीं करते थे तो। मतलब पहले ये सब बहुत नेगेटिव था, पर अब ये पॉजिटिव हो गया है। अब एम्प्लॉयज के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया जाता है, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। होप सो आपको ये पांचों फंक्शन समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कोऑर्डिनेशन। मैम, ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मीनिंग में देखिए तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस यूनिट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग काम किए जा रहे होंगे, तो वो डिपार्टमेंट के सभी लोग जब मिलजुल के हारमोनी में काम करते हैं उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला ये है कि कोऑर्डिनेशन हर जगह ही जरूरी है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो या स्टाफिंग हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे किया जाता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो। थर्ड, कोऑर्डिनेशन कब सक्सेस होगा? जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपके एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सर। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज हो पाते हैं, जरा सी भी वेस्टेज नहीं होती है। सिक्स्थ, कोऑर्डिनेशन को हम हमारे मैनेजमेंट की आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला ये है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब अच्छे से हो पाता है। सेकंड ये है, कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे बिजनेस के सारे एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। थर्ड ये है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। फोर्थ ये है
कि कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी लोगों के बीच में एक हार्मनी बनी रहती है। फिफ्थ ये है, कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑर्डर और टाइम के बीच में बैलेंस बन जाता है। मैम ये क्या है ऑर्डर एंड टाइम? तो समझ लीजिए, मैंने एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया कि मुझे परसों तक ये काम करके दे देना। अब वो मुझे परसों तक ही काम करके दे देगा अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ तो। हाँ, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो मुझे 10 दिन बाद काम करके भी दे सकता है, कुछ कह नहीं सकते। सिक्स्थ ये है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाते हैं। हे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ही टॉपिक बाकी है, वो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हम कर रहे हैं अब इस वीडियो को एंड। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजू।